हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिल्प पर। So friends, in our previous video we discussed about the first topic of paper 2 commerce, that was international business. I hope आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। So आज हम अपने सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को एक बार दोहरा लेते हैं, जो है आपका नेट जेआरएफ जून 2022। हम अपनी नेट जेआरएफ जून 2022 की जर्नी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए आज सेकेंड टॉपिक ऑफ पेपर 2 कॉमर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज ग्लोबलाइजेशन, इट्स कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप का ग्लोबलाइजेशन होता है, एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स कि ग्लोबलाइजेशन को क्या चीज़ बढ़ावा दे रही है, एंड देन हम जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट इमेजिन एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को सिर्फ इमेजिन कीजिए। एक सुबह आप उठते हैं एंड यू पुट ऑन योर पोलो टी शर्ट जिसके पीछे टैग लगा है मेड इन चाइना। देन आप अपने कार के पास जाते हैं और कार में बैठते हैं। वो कार जिसके हर एक पार्ट को अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर किया है और उसको असेंबल किया है किसी और कंट्री में। देन आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहाँ से आप परचेज करते हैं वॉशिंगटन के एप्पल, जमैका की शुगर एंड इंडियन स्पाइसेस को। सो यू डिड ऑल दिस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप यह सब कर पा रहे हैं क्योंकि यू आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अभी हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द वेरियस इकोनॉमीज। ग्लोबलाइजेशन है कि आप अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, उसको जोड़ पा रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ पीपल, कैपिटल, culture, goods and services, technologies, ideologies across the world। मतलब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या होता है, देयर इज फ्री फ्लो। एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में फ्री फ्लो होता है, नॉट जस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्री फ्लो है आपके आइडियाज़ का, आपकी टेक्नोलॉजी का, आपके पॉलिटिकल सिस्टम का, आपके कल्चर का, एंड द होल वर्ल्ड बिकम लाइक अ ग्लोबल विलेज। पूरा विश्व सिर्फ एक सीमा में सिमट जाता है आपका। आप देखिए, आप यहाँ से फ़ोन उठाइए, आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, आप यूएस में बैठे हुए बंदे को तुरंत कॉल कर सकते हैं। जो रास्ते तय करने में पहले महीनों लग जाते थे, आज टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास ऐसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं कि आप कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। आप किसी भी देश की कोई भी चीज़ कहीं पे भी अवेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्शन है एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी से। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इसको समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कॉफ़ी का। कॉफ़ी इज़ वेरी सिंपल थिंग जो घर की हर किसी किचन में मिल जाती है, बट it was originated in the Ethiopia and it was consumed in the Arabid region। बट जैसे ही 11th सेंचुरी में इसका कमर्शियल ट्रेड स्टार्ट हुआ, इट हैज़ नाउ बिकम अ ग्लोबल कमोडिटी। हर घर में, हर किचन में आपको कॉफ़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडिंग ऐसे हुआ है कि वो हर कंट्रीज़ में अवेल करवाई गई है। देन हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक्स गेम्स स्टार्टेड इन द एंशिएंट ग्रीस एंड आज आप देखते हो कि दुनिया की हर कंट्री से, हर कोने से वर्ल्ड के इसमें गेम में पार्टिसिपेशन होता है। इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स में, गेम्स में डिफरेंट कंट्रीज से लोग compete करते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड। फूड इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
इंडियन फूड इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको इंडियन कुजिन मिलेगा और वहाँ पे आप आराम से अपने इंडियन फूड को एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश दूसरे देशों से इंटरकनेक्टेड है। सो हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इंटरनेशनलाइजेशन। जनरली ग्लोबलाइजेशन इज़ कन्फ्यूज्ड विद इंटरनेशनलाइजेशन। हम लोग उसको सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ओनली। इंटरनेशनलाइजेशन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए एक बार समझते हैं। दिस इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। इसका मीनिंग हमने समझ लिया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना। अब हम समझेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसका पहला टाइप है जिसको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है आपका इंटरनेशनलाइजेशन। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है there is connection between the economies in such a way that goods and services का उनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है, उनके बीच में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो सकता है, उनके बीच में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का एक्सचेंज हो सकता है, एंड दैट इज़ अ फ्री एक्सचेंज। ठीक है, आप इमेजिन करिए अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, अपने ऑपरेशंस को मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपके रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा उनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको लेबर सस्ता मिलेगा और उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहाँ पे कम आएगी। अभी नेक्स्ट थिंग, जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, वेदर आपने अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया है या कहीं से भी किसी दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया है, नाउ यू हैव द फैसिलिटी टू स्प्रेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उसको पूरे विश्व में कहीं पे भी बेच सकते हैं बिकॉज नाउ यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द फ्री एक्सचेंज, यू हैव द लाइक लिबरलाइजेशन। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी दुनिया भर में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। आपके पास ग्लोबल कंज्यूमर अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इसमें आती है, आप अपनी कैपिटल को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने अदर रिसोर्सेज हैं जो भी प्रोडक्शन के, उनको किसी भी कंट्री से अवेल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप अपने ऑपरेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जहाँ पे हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे हम बात करते हैं आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। नेक्स्ट कम्स योर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जब हम नाम लेते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब है पावर। मतलब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है सरकार, पावर और उनका कंट्रोल। सो जब हम एक डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं तो हम एक ऐसी सरकार की बात करते हैं जिनकी पावर एक कंट्री के ऊपर होती है। पर जब हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जिनकी पावर सिर्फ 1, 2, 10, 20 कंट्रीज़ पे नहीं होती है, जिनकी पावर होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द योर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम और द डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हमारे पास UN है, हमारे पास WTO है, जिन्हें के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ 193 नेशंस, और WTO की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं जिसके अंडर 27 मेंबर्स हैं। सो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करती हैं, जिनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये जो रूल्स बनाती हैं वो सभी कंट्रीज़ पर लागू होते हैं। सो दिस इज़ योर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट कम्स योर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चर, हर एक देश का अपना कल्चर होता है, देयर इज़ यूनिक कल्चर। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है? ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री के कल्चर पे अपना प्रभाव डाल रहा है।
इंडिया का कल्चर है। इंडिया इज़ वेरी रिच इन कल्चर हेरिटेज, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास फ्री मूवमेंट हो रहे हैं, हमारे बीच में फ्री एक्सचेंज हो रहा है, सो वी आर गेटिंग इफेक्टेड विद वेस्टर्न कल्चर, पॉप कल्चर, जो कि हमारे कल्चर का ही पार्ट बनता जा रहा है। इन द सिमिलर वे इंडिया का कल्चर भी बाकी कंट्रीज़ के कल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं योगा वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे योगा पूरे विश्व में फैल गया। एंड नाउ वी सेलिब्रेट 21 जून एज एन इंटरनेशनल योगा डे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने योगा को अडॉप्ट किया है। हालांकि था तो ये इंडियन कल्चर का पार्ट, लेकिन ग्लोबलाइजेशन है, फ्री फ्लो है, चीज़ें इधर से दूसरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ईजीली स्प्रेड हो रही है। सो योगा इज स्प्रेडिंग लाइक दिस ओनली। सो दिस इज द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे एक कल्चर का मिक्स हो रहा है दूसरे कल्चर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन की। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका? इट रेफर्स टू द ईज एट विच मनी कैन बी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जिस आसानी से एक कोई भी मनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो फैल सकती है। कैसे? आपके पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक एग्जांपल है, फाइनेंस टाइम स्टॉक एक्सचेंज है, जिनके थ्रू आप अपना पैसा दुनिया की किसी भी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल बैंक्स, हमारे पास आती हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनीज़, तो जिनके थ्रू आप अपना इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे अपना पैसा किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नया स्टार्टअप करना है, सो यू आर नॉट ओनली डिपेंड अपॉन योर लोकल इन्वेस्टर। हो सकता है कोई चाइनीज़ आपको सपोर्ट कर रही, कोई चाइनीज़ कंपनी आपको फाइनेंस कर रही, हो सकता है कोई रशियन कंपनी, कोई कोरिया की कंपनी आपको सपोर्ट कर रही। सो नो, नाउ यू हैव द ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हम बोरो कर सकते हैं। नाउ मनी कैन बी स्प्रेड इन द अराउंड द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट कम्स योर टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड। मतलब किसी देश के पास एक टेक्नोलॉजी है, वो अभी आप पाएंगे कि वो सभी देशों के साथ उसको शेयर करते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, और एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है। चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं इंटरनेट को, सोलर एनर्जी को, कि सोलर पैनल्स अब सभी देशों में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन सभी देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, बट कोई एक देश हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत एफिशिएंट है और वो लोग एज अ कोलैबोरेटिव वे में उसको बाकी देशों के साथ शेयर करते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो ये क्या है? इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग योर सोलर टेक्नोलॉजी। So sorry friends. Next comes your social globalization. Social globalization ये डिफरेंट है आपके कल्चर ग्लोबलाइजेशन से, सो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद योर कल्चर ग्लोबलाइजेशन। सोशल ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि योर वर्ल्ड इज एज ए होल इज बिकमिंग अ सोसाइटी। देखिए सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, बट सोसाइटी एक अपने आप में है। इसका एक सिंपल सा हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 200-300 फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में सब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग रहते हैं, उन सब की लाइफ अलग है, लेकिन वो हैं तो एक ही सोसाइटी का पार्ट ना। अभी इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एग्जैगरेट करते हैं और पूरे विश्व को एज अ सोसाइटी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड की किसी एक कोने में घटना हो रही है ना फ्रेंड्स, वो आपके पूरे वर्ल्ड को, हर एक कॉर्नर को एज एन सोसाइटी इफेक्ट कर रही है। सपोज अफ़गानिस्तान में कुछ होता है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे विश्व पे आता है।
एक वायरस स्प्रेड हुआ वुहान से, चाइना से, आज उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे देखा जा सकता है। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दैट वायरस। क्यों? बिकॉज एज एन होल हम एक ही सोसाइटी का पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ अ सिंगल सोसाइटी। इसके साथ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कोई न्यूक्लियर वेपन है, सपोज वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप हुआ, नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया, लेकिन वो किसकी लाइफ को, वो वियतनाम के लोगों की लाइफ को एंडेंजर कर सकता है, वो न्यूजीलैंड के लोगों को थ्रेटन कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर पार्ट ऑफ अ सिंगल सोसाइटी। सो दिस इज योर सोशल ग्लोबलाइजेशन। सो अभी हमने यहाँ तक समझा कि आपके ग्लोबलाइजेशन के टाइप क्या क्या है। वी हैव इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो है आपका इंटरनेशनलाइजेशन, जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द कंपनीज एज एन एमएनसी ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट कम्स योर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। हमने समझा कि पूरे विश्व वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने डेवलप हो रही हैं, जिसकी पावर सिर्फ एक दो कंट्रीज तक सीमित नहीं रह के पूरे विश्व तक पूरे विश्व पे लागू होती हैं। नेक्स्ट कम्स योर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इज कि आपका एक कल्चर दूसरे कल्चर को इफेक्ट कर रहा है। फिर आपका आता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कि आप अपनी मनी को कहीं से भी दुनिया में किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से उसको बोरो कर सकते हैं। फिर आपका आता है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की कंट्रीज अपने बीच में टेक्नोलॉजी को भी शेयर करती हैं। फिर आपका आता है सोशल ग्लोबलाइजेशन की द होल वर्ल्ड इज बीइंग अ सिंगल सोसाइटी। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स योर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स के बारे में कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है। सो सबसे पहले आपका आता है फैक्टर्स ऑफ ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में रिडक्शन इन द बैरियर्स और रिमूवल ऑफ बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है रिडक्शन इन द बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन आपका बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का लेवल बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद कंट्रीज़ को अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, और जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया कि देयर शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, देयर शुड बी कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए फिर से एस्टेब्लिश करने में, ग्रो करने में, एंड उससे सभी कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। तो उसी के साथ आपका आता है GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि आया आपके 1947 में। इसका पर्पज़ ही क्या था, इसका पर्पज़ था कि सभी देशों के बीच में जो उन्होंने अपने अनवांटेड बैरियर्स लगा रखे हैं, अनवांटेड उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरी कंट्रीज़ में सेल या परचेज़ नहीं कर सकते, आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट नहीं कर सकते। सो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए 1947 में हमारे पास आया जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके साथ ही इसका फिर सक्सेसर आया हमारे पास WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व के तौर पर पूरे विश्व को कंट्रोल करती है, पूरे विश्व के ट्रेड को जो उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है वो उनको सुपरवाइज करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है। इसी के साथ आपके पास और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके पास है WHO है, UNCTAD है। सो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, और जो कंट्रीज़ ने अनवांटेड बैरियर अपने मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए हुए थे, उनको हटाने में, उनको हटवाने में मदद की। सेकेंड फैक्टर आपका आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन।
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब है आपका आर्थिक उदारीकरण। जब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम ये बात करेंगे तो हम बात करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 की। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद ही इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन मतलब ओपनिंग अप योर इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों के लिए खोल रहे हैं, आप वहाँ पे उनको अलाउ कर रहे हैं, आप बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। ये सब चीज़ें आती हैं आपके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे। तो जैसे इंडिया ने अपने आप को लिबरलाइज किया, ऐसे ही विश्व के बाकी देशों ने भी अपनी अपनी कंट्रीज़ में लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। ये अलग अलग समय पर हुआ, बट करेंटली वी आर ऑन सच अ स्टेज कि हमारा होल वर्ल्ड हैज़ बिकम लिबरलाइज्ड। Next comes your advancement in technology and communication. धीरे धीरे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हुआ, साइंस ने प्रोग्रेस किया तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के नए नए मीन्स हमारे बीच में आए। सो उससे क्या हुआ, उससे पूरे विश्व को कनेक्ट होने में मदद हुई। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आप अभी आपके हाथ में मोबाइल है, नाउ यू हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप किसी से भी विश्व के किसी भी कोने में बैठे किसी भी पर्सन से आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और एक टाइम था जब आपको इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे। नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन अप सो मच कि अभी आप ये सब एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आपकी बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मतलब कि पहले जो डिस्टेंस तय करने में, पहले जो एक नेशन से दूसरे नेशन जाने में आपको महीनों लग जाते थे, वही आप कुछ घंटों में ही एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। इन द सेम वे आपके कमर्शियल बिजनेस के लिए भी ऐसे कमर्शियल शिप्स डेवलप हुए हैं, आपके जेट एयरवेज़ वगैरह, आपके एयरवेज़ में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, जिनकी वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत फास्ट हो गई हैं। आप देखेंगे कि कुछ घंटों में ही एक देश से दूसरे देश में एयरवेज़ के थ्रू सामान एक्सचेंज हो सकता है। इवन जो वाटरवेज़ के थ्रू भी, सी वेज़ के थ्रू भी सामान जाता है, वो भी पहले से बहुत जल्दी और बहुत सिक्योर्ड वे में मूव कर सकता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सो मैं यहाँ पे इसको नोट कर देती हूँ, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। पहले क्या होता था कि आपके बिजनेस ऑपरेशन एक ही कंट्री तक लिमिटेड रहते थे, बट नाउ अब आप देख रहे हैं, अब आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि अगर किसी और कंट्री में आपको आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ रही है, आपको आपके सेलिंग की कॉस्ट कम पड़ रही, तो आप क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं आइदर, या फिर आप वहाँ से उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को आउटसोर्स कर लेते हैं। सो योर बिजनेस ऑपरेशन आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर डोमेस्टिक बाउंड्रीज नाउ। आपके पास पूरा विश्व है, आप अपने पंख फैलाइए और अपने बिजनेस को कहीं पे भी ऑपरेट कीजिए, कहीं से भी आप उसको असेंबल कर सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमम आपको आती है। नेक्स्ट कम योर एडवेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। एडवेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले एक जनरल मीनिंग समझ लेते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज कि इसमें आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक सभी सर्विसेज इसमें
इंक्लूड होती हैं। सो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे पास फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लॉजिस्टिक ऑपरेशंस का दायरा भी बढ़ रहा है। अब आप इमेजिन करिए, आपके पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो सिर्फ आपको कहती हैं कि आप आपके कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए, आपके पूरे लॉजिस्टिक को हम मैनेज करेंगे, एंड दे मैनेज योर लॉजिस्टिक ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो आपकी सर्विसेज को सभी कंट्रीज़ में पहुंचाने का, वहाँ के कस्टमर तक पहुंचाने का, आपके आपके फाइनेंस के ऑपरेशन को, आपके मार्केटिंग के ऑपरेशन को, आपके प्रोडक्शन के ऑपरेशन को हर एक कंट्री में संभालने के काम को फिजिबल बनाती है। सो नाउ यू हैव द वाइडर स्कोप। नेक्स्ट कम्स योर एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर सेगमेंट। Emergence of global consumer segment. सी फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, सो हम जो चाहें वो चीज़ें किसी भी कंट्री से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैसे कंज्यूमर के रूप में टर्न हो रहे हैं, वी आर टर्निंग आउट लाइक ए ग्लोबल कंज्यूमर। तो हमारी डिमांड भी वैसी है। सो उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कंपनीज़ को ऑब्वियसली अपने दायरे को बढ़ाना ही पड़ता है, उनको ग्लोबलाइज्ड होना ही है, क्योंकि कंज्यूमर आर डिमांडिंग द ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट, सो दे मस्ट प्रोवाइड देम द ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट। सो ड्यू टू द कंज्यूमर डिमांड, ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोइंग टू मच। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपके लिए बहुत मेसी नहीं होगा। फर्स्ट इज रिडक्शन इन द बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई हैं, उन्होंने कंट्रीज़ को हेल्प किया है वो अपने ट्रेड एंड, प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड, उन्होंने कंट्रीज़ को हेल्प किया है कि वो अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे जो अननेसेसरी बैरियर्स थे उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में जहाँ पे इकोनॉमीज अपने आप को ओपन अप कर रही हैं देश की, दुनिया की बाकी इकोनॉमीज से। सो इसमें हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इन द सिमिलर वे अदर कंट्रीज़ भी अपने आप को लिबरलाइज कर रही हैं। फिर आपके कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, आपके पास रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हो रहे हैं जिनके साथ आप एक मिनिमम कॉस्ट से दुनिया के किसी भी कोने में आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आप। फिर आपका आता है एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट बीइंग। आप कुछ ही घंटों में, आपके पास फैसिलिटी है, एक कंट्री से आप दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, आपके गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन की बिजनेस ऑपरेशंस आर नॉट जस्ट कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल नेशन। आपके बिजनेस ऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज तक फैल रहे हैं, सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ मिनिमम कॉस्ट। आप अपने प्रोडक्ट को मिनिमम चीपर कॉस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडवांट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की सर्विसेज बढ़ रही हैं, उनको प्रोवाइड करवाने वाले कंपनीज आगे आ रही हैं जो आपके बिजनेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करती हैं। फिर आपका हमने डिस्कस किया लास्ट एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर सेगमेंट की कस्टमर्स की डिमांड ही ऐसी हो रही है कि आपको उनको इंटरनेशनल प्रोडक्ट, आपको उनको वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना ही पड़ता है। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज। सो अभी तक हमने फ्रेंड्स समझा ग्लोबलाइजेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके ड्राइवर्स क्या क्या है। सो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ है तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे, क्योंकि सिक्के के दो पहलू तो 100% होते ही हैं। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी रहेंगे। तो एक बार हम क्विकली समझ लेते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, या फिर सपोर्टर ऑफ द और बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्म्स या फिर कंट्रीज़ अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकती हैं, यानी कि बेस्ट वे में यूज़ कर सकती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। एक के पास रिसोर्सेज सस्ते हैं, दूसरे के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। अगर दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट कर लेती हैं तो वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट को बहुत कम
कोस्ट पर अवेलेबल करवा सकती हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ ने, दोनों इकोनॉमीज़ ने अपनी अपनी एफिशिएंसीज़ को एक बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। उसके बाद आपका आता है एनहेंस ट्रेड। जब आपकी बाउंड्रीज बढ़ती हैं और आपकी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं, हम कहेंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू आर लिविंग इन अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड। सो क्या होता है, आपके पास ट्रेड करने का स्कोप बढ़ जाता है क्योंकि आपकी मार्केट बढ़ जाती है। आपको पता है कि आप सिर्फ एक कंट्री की एक लोकल मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। नाउ यू हैव नंबर्स ऑफ मार्केट जिनमें आप अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कम योर इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट। आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, आपके पास इंटरनेशनल बैंक्स हैं, आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनीज हैं। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड बैंक जैसी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है जो पूरे विश्व भर की इकोनॉमीज़ को, पूरे विश्व भर के देशों को सपोर्ट करती हैं। So there is increase in the cross border capital movement because of globalization. Next comes your improved efficiency of local firms. देखिए local firm की efficiency किस तरीके से बढ़ती है। First of all उनके पास resources available है दुनिया भर से। Second thing, now they have the competition from all over the world. उन्हें पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे compete करना है क्योंकि बाहर की कंपनीज भी आपकी कंट्री में आती हैं, उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेटर रिसोर्सेज है, उनके पास ज़्यादा कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं लोकल फर्म को ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है और वो अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंटली अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज़ करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट कम्स योर इम्प्रूव्ड और इंक्रीज इन कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर का वेलफेयर कैसे है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आपके पास बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने डिस्कस किया, आपके पास UN है, आपके पास यूरोपियन यूनियन है, आपके पास WTO है। तो ये क्या करती हैं, ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती हैं वर्ल्ड ट्रेड का कि आप इस स्टैंडर्ड से कम चीज़ें वर्ल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते। जो चीज़ें कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हैं या फिर एज एन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वेदर इट बी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, वेदर इट बी हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स, वो उन चीज़ों को प्रोहिबिट करते हैं। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर का भी वेलफेयर होता है, आपके एज अ सोसाइटी एज अ होल आपका वेलफेयर इंश्योर करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ तक तो हमने समझा ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, बट सिक्के का दूसरा पहलू भी हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से नुकसान क्या है या फिर ग्लोबलाइजेशन की ड्रॉबैक्स क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इसके पहले पॉइंट को, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कुछ देश आगे बढ़ चुके हैं, कुछ देश अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो जब कंपटीशन आता है सो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज़ आर ऑलवेज इन बेनिफिट। वो हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ से आगे ही रहते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जो पहले से ही डेवलप्ड देश हैं वो और डेवलप कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लोटेशन भी इसमें होता है कि आप डेवलप्ड देश, कहीं पे डेवलप कंट्री जाती है अपने ऑपरेशन को डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपेंड करती है, तो वो उस इकोनॉमी की खुद की ग्रोथ वहाँ पे उतनी नहीं हो पाती, उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, और जो पहले से ही डेवलप कंट्री है वो और ग्रोथ कर पा रहे। सो इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है रिच वर्सेस वाइडनिंग द गैप ऑफ रिच एंड पुअर। सो जैसा पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और उनकी ही डेवलपमेंट फर्दर होती जाती है। तो इससे क्या होता है, जो कंट्री पहले से ही रिच है वो और रिच होते जाते हैं, और जो कंट्रीज़ अंडर डेवलपमेंट स्टेज हैं वो पुअर होते जाते हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज तो डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज़ और या पहले से रिच नेशन है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, फिर अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश नेशंस ने क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, और India was at the time of freedom it was considered as poor country, although we are growing now at a much larger scope, but it was the time जब हम गरीब देशों में भी आते थे। क्यों?
सोने की चिड़िया से हम गरीब देशों में इसलिए आए क्योंकि अमीर देशों ने भारत का शोषण किया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर वाइप आउट ऑफ लोकल इंडस्ट्री। जब बाहर की कंपनियां हमारे देश में आती हैं तो क्या होता है कि आपकी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बहुत हार्म होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं तो वो कम कॉस्ट में भी अवेलेबल करवा सकते हैं उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को। लेकिन जब हम उनसे नहीं कंपटीशन कर पाते हैं तो धीरे धीरे लोकल इंडस्ट्री वहाँ की डिमिनिश होने लगती है। नेक्स्ट इसके साथ ही एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो देश अभी हम अपने ही देश की बात करें, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सो इंडिया में क्या होता है, एक्चुअल द सीन इज़ कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। सो इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमें बाहर दूसरे देशों को फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आपका आता है नेक्स्ट शिफ्ट ऑफ पावर टू मल्टीनेशनल्स, कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज किसी देश में आती हैं सो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। सो वो क्या करती हैं, वो मार्केट के एक बड़े एरिया को कैप्चर कर लेती हैं और सारी की सारी पावर मल्टीनेशनल को शिफ्ट हो जाती है। और इसके साथ ही हमें एक लॉस होता है, आपके कल्चरल हेरिटेज को लॉस होता है, आपके कल्चर को, आपकी सॉवर्जिनिटी को लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरे देशों का कल्चर आपके देश के कल्चर के साथ मिक्स होने लगता है सो कल्चर अपनी यूनिकनेस को, अपनी ओरिजिनलिटी को कहीं ना कहीं खोने लगता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस ए फ्यू सर्टेन पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, हम अपने लेक्चर को आज यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा एंड इसके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवा दूंगी। बट उसके साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, बिकॉज देयर इज़ अ रिसर्च फ्रेंड्स कि जब आपकी एक से ज़्यादा स्टिमुलीज, एक से ज़्यादा ऑर्गन्स एक किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको वो चीज़ लंबे टाइम तक रिटेन रहती हैं। तो जब आप आपके नोट्स खुद बनाएंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक रिटेन होंगे। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्स। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।